क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है ना, कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स अ टाइम लेस देन t car b at the finish and passes finishing point with a speed v more than that of car b. Both the cars start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively, then v is equals to. पहले सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करो, समझो। मान लो यहाँ पे एक कार रेस का ट्रैक है जिसमें दोनों एक ही जगह से मोशन स्टार्ट किया ऑब्वियसली, और एक ही समय एक ही जगह पे फिनिश किया। तो दोनों का जो डिस्टेंस कवर है, चाहे एक्स ए का बोलो या एक्स बी का, दोनों सेम। दोनों स्टार्ट किया है रेस्ट से t=0 टाइम पे। लेकिन ए को अगर टाइम लगा होगा t0, ए को अगर टाइम लगा होगा t0, तो बी को t0 से t टाइम ज्यादा लगा है। ए के पास अगर एक वेलोसिटी गेन हुआ होगा वी ए, तो बी का वेलोसिटी थोड़ा सा कम गेन हुआ होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि ए के स्पीड में बी के स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा है, भी ज्यादा है। हाँ, ए का एक्सेलरेशन है ए और बी का एक्सेलरेशन है ऐसा ए बी। हम लोगों को भी का वैल्यू हम लोगों को भी का वैल्यू ही निकालना है, ए1 और ए2, ए1 और ए2 लेना है, ए1 और ए2। क्या हम यहां से भी ए इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं u प्लस ए टी? तो यहाँ u0 एक्सेलरेशन में a1 और टाइम लगा t0, और यहां से b का वेलोसिटी लिख सकते हैं u प्लस ए टी। u0 एक्सेलरेशन है a2 और टाइम लगा है t0 प्लस t। तो अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से चले तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू भी, तो भी आप लिख सकते हैं a1 t0 माइनस a2 t0 प्लस t। वैल्यू हो जाए v इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2 t0 माइनस a2 t। अब सारा डाटा तो इसमें गिवन है, खाली t0 नहीं गिवन है, तो t0 को कहीं से निकालना पड़ेगा, और t0 हमको x से दिख रहा है। देखो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दोनों कार के लिए हम लोग लगाने जा रहे हैं। दोनों के केस में u का वैल्यू 0 है, तो सीधा हम लोग हाफ ए टी स्क्वायर लगाने जा रहे हैं। तो अगर हम x ए कार का लिखें तो हाफ एक्सेलरेशन में a1 और टाइम में t0 का स्क्वायर हो जाए, और अगर हम बी कार का ये लिखें तो ये होगा हाफ एक्सेलरेशन में a2 होगा और टाइम में होगा t0 प्लस टी का स्क्वायर। ए और बी दोनों एक्स ए और एक्स बी बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑब्वियसली रेस है तो एक ही डिस्टेंस है, एक्स ए और एक्स बी बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हाफ a1 t0 स्क्वायर और हाफ a2 t0 प्लस टी का स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। हाफ हाफ कट गया, a1 t0 स्क्वायर इज a2 t0 प्लस टी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ, रूट अंडर a1 t0 इज रूट अंडर a2 t0 प्लस टी। यहीं से हम लोग को t0 निकालना है, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा और अगर हम तोड़े, रूट अंडर a1 t0 रूट अंडर a2 t0 प्लस रूट अंडर a2 t, इसको लेफ्ट में भेज दो।
रूट अंडर A1 T0 माइनस रूट अंडर A2 T0 is root under A2T. Therefore, T0 is equals to root under A2T divided by रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर A2। इसी को हम लोग इक्वेशन 1 में प्लेस करने जा रहे हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तुम्हारा इक्वेशन 1 हो जाएगा V इक्वल्स टू A1 माइनस A2। ठीक है, A1 माइनस A2, जहां T0 था वहां हो गया रूट अंडर A2T डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर A2, ये T0 की जगह हो गया, और माइनस A2T। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ऑप्शन थोड़ा एक बार देख लेते हैं। इसी को सॉल्व करना है। B is equals to, जस्ट अ मिनट, A1 माइनस A2 रहने दो ऐसे। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर A1 रूट अंडर A2 मल्टीप्लाइड विथ रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर A2, और यहां हो गया A2T बाई रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर A2। देखो ये A माइनस बी और A प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा। देखो इसके जगह पे ये टर्म पूरा लिखा हुआ है यहां से यहां तक, लेकिन इससे हम इसको कट कर सकते हैं, और यहाँ पे है माइनस A2T। अब आपके पास ये बच गया कुछ इस तरीके का कि दैट भी इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, रूट अंडर A1 रूट अंडर A2, इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा रूट A2T से, और माइनस A2T करना होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास भी का वैल्यू होगा रूट अंडर A1 A2T और प्लस A2T और माइनस A2T। वेरी गुड, ये दोनों कट गया और आपका फाइनल आंसर रूट अंडर A1 A2T आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आंसर निकलने के बाद भी है ना, ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लगाना है और कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। डन, कैलकुलेशन बड़ा है, ध्यान लगा के। आगे क्वेश्चन में लिखा है 15 में लिखा है कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक इट विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ a speed of 1/3 the reported speed, then it will stop after traveling। देखिए सीधा है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, दोनों केस में ब्रेक्स तो सेम ही रिटार्डेशन अप्लाई करेगा ना। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ पे इसको यू स्क्वायर लिखते हैं, इसमें रिटार्डेशन के कारण 2as लगाते हैं, तो आप देख पाएंगे कि 2as इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, या फिर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो यू स्क्वायर बाई 2a है। अगर रिटार्डेशन सेम है, ऑब्वियसली रिटार्डेशन सेम है क्योंकि सेम कार है,
तो आप सीधा समझ सकते हैं एस इज प्रोपोर्शनल विथ यू स्क्वायर, एस इज प्रोपोर्शनल विथ यू स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट बाय डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड इज इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर एंड इनिशियल स्पीड ऑफ सेकेंड का स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट अगर हम लोग 150 किलोमीटर पर आवर लेते हैं और अगले केस में 1/3 कर देते हैं तो 50 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस अगर 27 मीटर हम लोग चले थे तो सेकेंड केस का डिस्टेंस आपको निकालना है। क्या ये 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है? तो S2 तो मेरे हिसाब से 3 मीटर ही आ जाएगा कि 3 मीटर में ही आप उस गाड़ी को रोक लीजिएगा, 3 मीटर्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट 16 लिखा है पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग at 5 meter per second per meter. The acceleration of the particle is given. क्या लिखा है? Velocity is थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। Velocity is increasing at 5 meter per second per meter. अच्छा, dv by ds क्वेश्चन में मेंशन है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, पर मीटर तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। हाँ, पर मीटर है ना, तो नीचे में 1 मीटर डाल देते हैं, तो एक्चुअली ये 5 पर सेकेंड हो गया केवल, डीवी बाई डी एस। आगे है इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन बताना है जब इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो हम लोग एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन पढ़ के रखे, v इंटू डीवी बाई डी एस। तो v के जगह पे 20 मीटर पर सेकेंड लिखें और डीवी बाई डी एस के जगह पे 5 सेकेंड इनवर्स लिखें, मल्टीप्लाई कर दो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी। 17 लिखा पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए फॉलोइंग ग्राफ shows v square the acceleration of the particle। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो हम लोग सीधा यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। याद रखिए आपको a निकालना है। तो u तो आप देख लो, u यहाँ है, u यहाँ है। अगर हम लोग x 0 से स्टार्ट करते हैं तो u है हम लोग का 20, 10 मीटर के लिए, पहले 10 मीटर के लिए फॉर x इक्वल्स टू 10 मीटर। क्या मेरा वेलोसिटी 40 का स्क्वायर हुआ? 40 का स्क्वायर मेरे u के जगह पे 20 का स्क्वायर प्लस 2a यहाँ पे होगा 10। ये इक्वेशन 1। और फॉर x इक्वल्स टू 20 मीटर क्या मेरे v का वैल्यू 60 हुआ? 60 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस 2a और मेरे x का वैल्यू यहाँ 20 हुआ। ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करके ए निकालो, सिंपल है। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, वैल्यू सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाए। 1 या 2 में से किसी में से एक को दूसरे को माइनस कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लिखा है, if the velocity of a body related to displacement x is given by this, then the acceleration of the body is। वेलोसिटी है रूट अंडर 5000 और प्लस 24x, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या हम एक्सेलरेशन के लिए सीधा इक्वेशन v इंटू डीवी बाई डी एक्स यूज करें? ठीक है, v इंटू डीवी बाई डी एक्स रूट अंडर 5000 प्लस 24x, ये हो गया v। आगे d बाई डी एक्स करना है हमको 5000 प्लस 24x का पावर 1/2 का। तो जैसा हम लोग सीखे हैं कि ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 5000 प्लस 24x
इसमें पावर आगे आएगा और पावर में से एक माइनस करो, तो जब आप पावर में से एक माइनस करोगे तो यहाँ -1/2 आ जाएगा। और फिर अंदर वाला डिफ्रेंसिएशन 5000 का 0 और यहाँ 24, सो इट इज रूट अंडर 5000 प्लस 24x 1/2, और यहाँ आ गया 1/1 रूट अंडर 5000 प्लस 24x, और साथ में आया 24, इसके साथ ये कैंसिल और 2 से 24 कट के बाहर आ गया। सो योर एक्सेलेरेशन इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर एक्सेलेरेशन इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे नेक्स्ट 19 लिखा है the speed versus time graph for a particle is shown in figure. The distance traveled by the particle during the time interval 0 से 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड तक आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। अगर आपके पास स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है तो अंदर का एरिया निकाल दीजिए, जो अंदर का एरिया होगा वही आपका डिस्टेंस होगा, जो अंदर का एरिया होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। क्लियर है? 5 सेकेंड लेना हमसे, थोड़ा ग्राफ थोड़ा इधर प्लॉट हो गया, ये 5 सेकेंड आप लेंगे। हाँ, कर लीजिएगा खुद से। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, चलो सब बता दिया, गुना भागा करना है। लिखा है द डिस्टेंस x कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद टाइम एज t इक्वल्स टू दिस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऐसे। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x पे पावर n where n is an integer, the value of n is acceleration। दो बार डिफरेंशिएट करते हैं x को, लेकिन उसमें भी x ही रहना चाहिए, t नहीं रहना चाहिए। at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx बाई dt 2at प्लस 2b, c का डिफरेंस है, सब में 2 कैंसिल, x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज 80 प्लस b, इसको रहने दो इक्वेशन 1। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, उसमें x भी चाहिए। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन u इंटू भी का करते हैं ना, जैसे दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 मल्टीप्लीकेशन में, वैसे कर रहे हैं। तो एक फंक्शन कांस्टेंट dx बाई dt का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन होगा, फिर dx बाई dt बाहर और फिर से dx बाई dt का डिफरेंशिएशन, और राइट हैंड साइड में a आ गया। सो इट इज x, ये है एक्सेलरेशन, और ये है dx बाई dt का जो वैल्यू आया है उसका स्क्वायर, एंड दिस इज ए कांस्टेंट। याद रखो एक्सेलरेशन निकालना है, x इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a माइनस dx बाई dt का स्क्वायर, और dx बाई dt हमको दिख रहा है इक्वेशन 1 से मिल जाएगा। इक्वेशन 1 पे सबको ध्यान दो, इक्वेशन 1 पे x इंटू ए सी इज इक्वल्स टू a माइनस, क्या dx बाई dt को हम लोग इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं 80 प्लस b बाई एक्स का स्क्वायर। अब आप देखिए आगे, थोड़ा छोटा मैथमेटिकल ट्विस्ट है ये सब। दिस इज x इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 80
टी प्लस बी का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब ये भी एक्स नीचे जाएगा तो एक्सलेशन विल बी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो यहां से तुमको मिला एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल विथ 1/x³ या प्रोपोर्शनल विथ एक्स पे पावर -3, या यू कहो कि n का वैल्यू है 3 या -3 इंटीजर, 3 या -3 इंटीजर, जैसा कि क्वेश्चन में डिमांड है। तो ये रहा आपका 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक थोड़ा सेव कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R such that R is equals to P. R is equals to P. The angle theta that the resultant of 2P and Q will make with Q is। देखो, जो हमारे P वेक्टर और Q वेक्टर का रिजल्टेंट है वो R है, और R जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड, एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड P के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यहां से तुम्हारा रिलेशन निकलता है कि रूट अंडर P² प्लस Q² प्लस 2PQ। यहाँ पे देखो, थीटा इज द रिजल्टेंट ऑफ द एंगल, थीटा इज द रिजल्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q मेक्स विद Q। तो हम यहाँ थीटा नहीं लिख रहे, हम यहाँ अल्फा लिख रहे हैं, कॉस अल्फा। और ये R के बराबर है, और R किसके बराबर है? P के बराबर है। तो अगर तुम इधर लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट हटाओ तो इधर हो गया P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू P²। P² कट गया, सो Q² प्लस 2PQ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, या फिर 2PQ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू -Q²। Q² से Q कैंसिल। तो जहां भी कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा मतलब P और Q के बीच का एंगल अल्फा, वहां हम लोग -Q/2P लिख सकते हैं। अभी रहने दो ऐसे। अब आप Q को डबल कर दिए। अगर आप Q को डबल कर दिए, सॉरी P को आप डबल कर दिए, तो अब एक नया रिजल्टेंट होगा जिसका Q के साथ एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अब सेकेंड केस में बात करें, फर्स्ट केस छोड़ दो। सेकेंड केस में, सेकेंड केस में अगर हमको tan थीटा लिखना पड़ा, तो हम लोग ये सीखे थे कि वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है, जैसे आपको हम कुछ याद दिला दें, अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है वो रिजल्टेंट अगर A के साथ थीटा बनाएगा, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जैसे है ना, क्वेश्चन में जो थीटा मेंशन है हम उसको यूज कर रहे हैं, ताकि है ना यहाँ एक्चुअली थीटा और अल्फा का है ना झमेला लग गया है, और कुछ है नहीं। ओह, देखो ये थीटा है और वेक्टर्स के बीच अल्फा है, तो आप याद किए होंगे बी साइन अल्फा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये तो हम लोग सीखे थे, बी कॉस अल्फा। सही है, ये हम लोग को निकाल के यहाँ पर यूज करना है। डन। अब यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, जहां बी है, जहां बी है वहां हम लोग को 2P लिखना है, बी की जगह 2P लिखना है, और जहां ए है वहां हम लोग को Q लिखना है। तो यहाँ 2P साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए के जगह Q लिखना है, Q प्लस 2P कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आया। अब यहां से आप सोचिए कि अगर आप कॉस अल्फा का वैल्यू -Q/2P निकाल चुके हैं, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि डेट tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 2P, ये साइन अल्फा हो गया जिसको हम रूट अंडर, और Q प्लस 2P यहाँ पे कॉस अल्फा हो गया।
डाटा चलो पुट करो। दिस इज 2p, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे है क्यूब प्लस 2p कॉस अल्फा है माइनस क्यू बाई 2p। ये 2p कट गया, अच्छा ये वैल्यू तो खत्म हो गया। 2p अंडर रूट 1 माइनस 2p 1 माइनस, ये कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस क्यू बाई 2p का स्क्वायर, चलो रहने दो, वैसे काम नहीं आ रहा है। और नीचे देखो q माइनस क्यू है, और q माइनस क्यू का मतलब है, कि नीचे जीरो है, इसका मतलब ये वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी का मतलब थीटा टेंड्स टू 90 है। मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। रिजल्टेंट और क्यू के बीच का बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। रिजल्टेंट और क्यू के बीच के बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, चलो सही, आगे बढ़ो। 14 में लिखा है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, ए वेक्टर लिखा है ए आई कैप, और बी वेक्टर लिखा है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ए इज कांस्टेंट एंड ओमेगा इज पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड। लिखा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज रूट अंडर 3 टाइम्स ए माइनस बी, magnitude of vector a plus b is root 3 times magnitude of vector a minus b। तो a प्लस बी में हम लोग लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, ए साइन ओमेगा टी जे कैप, रूट 3 टाइम्स ऑफ ए आई कैप माइनस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, रूट 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। अब इसी में हम लोगों को मॉड रूट का कैलकुलेशन करना है, देखना है। एट टाइम t इक्वल्स टू टॉ फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ टॉ इन सेकेंड्स, टाइम की जगह टॉ पुट करके उसका वैल्यू निकालना, पहले उसको तो सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ देखो ये पूरा x कंपोनेंट हो गया, ये पूरा y कंपोनेंट हो गया, और इधर में ये पूरा x कंपोनेंट हो गया, ये पूरा y कंपोनेंट हो गया। यहाँ हो गया ये रूट अंडर, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू हो गया है a प्लस ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर और प्लस ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3 है, और ये है रूट अंडर ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर और ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। चलो इसी को आगे एक्सपेंड करना है, रूट कैंसिल करो सब में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 a² कॉस ओमेगा टी प्लस a² साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ हो गया a² प्लस a² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 a² कॉस ओमेगा टी
और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो मिलके वन हो गया। तो यहाँ है ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। राइट हैंड साइड में थ्री से मल्टीप्लाई करते रहो, वैसे रखो थ्री बाहर अभी। ए स्क्वायर यहाँ भी तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलके वन हो गया, और माइनस टू ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यहाँ ए स्क्वायर है, ये वन है, यहाँ टू ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, यहाँ थ्री ए स्क्वायर है प्लस थ्री है माइनस सिक्स ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे हमको ओमेगा का वैल्यू पुट करना है। इसको एक साइड करो, ए स्क्वायर को एक साइड करो, इन सबको एक साइड करो, वन और थ्री एक साथ टू है। टू ए स्क्वायर और सिक्स ए स्क्वायर, एट ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। थ्री ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया, टू ए स्क्वायर, और थ्री में से वन गया, तो यहाँ टू आ गया। सही है, यहां से अगर हम टू कॉमन लेके सब में काट दे तो फोर ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन। ये प्लस वन बच रहा है। t equals to tau for the first time, the value of tau in seconds, ओमेगा का वैल्यू है पाई बाई सिक्स। फोर ए स्क्वायर कॉस ओमेगा की जगह पे पाई बाई सिक्स tau इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन। ये ए स्क्वायर प्लस वन थोड़ा परेशान कर रहा है, ये प्लस वन कैसे बच गया है? tau इन सेकेंड्स, बाकी सब तो डाटा आ जा रहा है, ये वन बचा हुआ है। जस्ट मिनट। ए स्क्वायर प्लस वन क्वाड्रेटिक बन जाएगा क्या? एक मिनट, इसका आंसर देखिए। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरा। देखो यहाँ ए स्क्वायर, समझो यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ए स्क्वायर साइन, ओ वन नहीं ना होगा, ये तो ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर होगा ना। उसी तरह यहाँ भी तो ये ए स्क्वायर होगा ना। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन होता है, लेकिन ए स्क्वायर तो रह जाएगा ना। यही मेरा प्रॉब्लम चल रहा था। यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ थ्री ए स्क्वायर हो गया, यहाँ टू ए स्क्वायर हो गया, now it is a square, so this becomes 2a square, हो गया काम। so cos
pi/6 and tau is equals to 2a square by 4a square is 1/2, which is equals to cos pi/3। यहां से tau का वैल्यू निकाल दो, आंसर है। छोटा सा मिस्टेक देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हड़बड़ी में 1 लिख दी, जबकि होगा क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, बाकी आपके सामने। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लिखा है टाइम t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ हाइट 7 z कैप k कैप इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। अच्छा भाई, z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो के at any instant of time t its position along the x I cap and y x I cap बोलो या y j cap बोलो डायरेक्शन आर डिफाइंड एज 3t एंड दिस। देखो, तो अगर हम उसका पोजीशन वेक्टर लिखने जाएंगे ना, तो x कंपोनेंट लिखेंगे, x कंपोनेंट हम लिखेंगे 3t x कैप, y कंपोनेंट लिखेंगे 5 t पे पावर 3 y कैप, और z कंपोनेंट लिखेंगे हम लोग 7 z कैप। अगर आप यहां से वेलोसिटी निकालते हैं देन इट इज 3 x कैप, डिफरेंशिएशन कर दिए पोजीशन का, ये हो गया 15 t के साथ y कैप, और 7 का डिफरेंशिएशन 0। और अगर आप यहां से एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये केवल हम लोगों का यहाँ टी स्क्वायर आएगा 30 t y कैप। तो आप अगर टाइम लेते हैं 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन होगा 30 y कैप, 30 y कैप बी ऑप्शन। ठीक है, 30 y कैप बी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट लिखा है t इक्वल्स टू 0 ट्रक starting from rest moves in the positive x direction at uniform acceleration of 5 meter per second square. At t equals to 0 second, a ball is released from top of the truck. The ball strikes the ground in 1 second after the release. The velocity of the ball when it strikes the ground. Actually, this question is based on horizontal projectile. आप अगर इस चीज को समझ रहे हैं, फिगर वाइज हम दिखाते हैं। मान लो ये एक ट्रक है, अभी ये मोशन स्टार्ट किया, ये राइट की तरफ चल रहा है, और यहाँ पे ये एक वेलोसिटी गेन किया, और वहीं से है ना बॉल को ड्रॉप किया गया है। t इक्वल्स टू 0 टाइम पे यहाँ है, और t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स पे यहाँ है। अगर उसका राइट की तरफ का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पहले गेन करो, पहले ये देखो कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक, देन वेलोसिटी ऑफ ट्रक विल बी इक्वल्स टू u प्लस at, एंड इट इज 100 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को इससे गिराते हैं, तो उसके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी उस बॉल के पास 100 मीटर पर सेकेंड होता ही है, लेकिन ट्रक से अलग होने के बाद वो प्रोजेक्टाइल की तरह जाके जमीन को कहीं हिट करेगा। बोला गया है कि भाई जमीन तक पहुंचने में, ट्रक से रिलीज होने के बाद जमीन तक पहुंचने में उसको 1 सेकेंड लगा। तो जैसे ही वो ट्रक से रिलीज हुआ, उसका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। तो आप बस ये पता करें कि बॉल का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, क्योंकि उसका x कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, वो 100 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। आप बस ये देखिए, सोचिए कि आखिर उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है uy प्लस gt। uy जी 0 है, g का वैल्यू 10 है, टाइम 1 है, सो इट इज 10, और डायरेक्शन निगेटिव है तो माइनस जे का। सो ओवरऑल अगर आप उस बॉल का फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड के साथ हिट करते समय लिखेंगे, तो x कंपोनेंट आएगा 100 आई कैप, और y कंपोनेंट आएगा -10 जे कैप। 100 आई कैप एंड -10 जे कैप, ए ऑप्शन इज देयर। ठीक है, आगे नेक्स्ट 17 में लिखा है a helicopter is flying horizontally with a speed v at an altitude h
has to drop a food packet from a man on the ground, for the man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? This is example of horizontal projectile. तो horizontal projectile की तरह इसको सोचना है. देखो, जब वो हेलीकॉप्टर यहां होगा, उसके पास एक वेलोसिटी है v, और वो जमीन से h हाइट ऊपर है, तब वो पैकेट को रिलीज करेगा, तब वो पैकेट इस पाथ को फॉलो करता हुआ जाके जमीन पे कहीं यहां हिट करेगा. यहाँ है वो पर्सन जिसको ये पैकेट मिलना है. ठीक है. अब आपको ये पता करना है कि आखिर जहां से हेलीकॉप्टर इस पैकेट को रिलीज किया, वहां से लेके इस मैन का दूरी क्या है बेस से. फिर आपसे पूछा हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस बताने, तो बाद में हम लोग हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस बताएंगे. पहले ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल ले. हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहां पे हम लोगों का हेलीकॉप्टर है. डन. अब जरा गौर करो, फिर से हम वही बोलेंगे कि ये भी जो है वो तो यूएक्स कंपोनेंट है, लेकिन रिलीज करते समय वाई कंपोनेंट तो जीरो है ना, तो आखिर उसको जमीन तक पहुंचने में समय कितना लेगा, कंसिडरिंग वाई एक्सिस मोशन या वर्टिकल मोशन. क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो एस वाई है अपना एच, ये टर्म है जीरो, यहाँ है हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू है √2h/g. टी का वैल्यू है √2h/g. अब इतने समय में अगर आपको ये डिस्टेंस का हॉरिजेंटल वैल्यू निकालना है, डी का एक्स निकालना है, इसको एक्स ही मान लीजिए, डिस्टेंस का एक्स निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ पैकेट हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो गया v√2h/g. अब आप समझिए कि जिस समय ये पैकेट ड्रॉप हुआ है हेलीकॉप्टर से, एक्चुअली मैन से उसका डिस्टेंस क्या है. तो याद रखना, मैन से उसका डिस्टेंस ये है. मैन से उसका डिस्टेंस ये है. दिस इज योर फाइनल डिस्टेंस जो हम लोग को निकालना है. इस पॉइंट को आप ए कह दें, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. तो जिस समय पैकेट ड्रॉप किया जा रहा है, उस समय हेलीकॉप्टर का मैन से जो डिस्टेंस है वो है AC, एंड दिस इज √h का स्क्वायर, और जो भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस आया उसका स्क्वायर. दिस इज √h का स्क्वायर, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस में आ गया v √2h/g का स्क्वायर. सॉल्व कर दीजिए, जो आए वही आंसर. क्लियर है. तो ऐसे चीज चलता है, थोड़ा ध्यान से समझ समझ के चलना है. क्लियर. होगा कोई ऑप्शन इसी से मिलता जुलता. आगे नेक्स्ट 18 लिखा है, अ मॉस्किटो इज मूविंग विथ वेलोसिटी v 0.5. मॉस्किटो का वेलोसिटी है 0.5 t स्क्वायर आई कैप 3t j कैप एंड 9 k कैप मीटर पर सेकेंड, and acceleration in uniform condition. What will be the direction of mosquito after 2 seconds? For direction of mosquito after 2 seconds, we have to find its velocity at
t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो आखिर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी कितना आएगा? 0.5, 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, ये j कैप, ये i कैप, और ये 9 के साथ k कैप। छोटे 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2 i कैप, 6 j कैप एंड 9 k कैप। अब ये वेलोसिटी, इसका y एक्सिस से एंगल लिखना है, x एक्सिस से एंगल लिखना है, ऐसे करना है, तो आप यूज करें डायरेक्शन कोसाइन, ज्यादा अच्छा होगा। डायरेक्शन कोसाइन, x के साथ एंगल। एंगल विथ x एक्सिस, याद रखना cos अल्फा इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी का x कंपोनेंट बाय स्पीड, पूरा मैग्नीट्यूड। तो x कंपोनेंट में आ गया 2 और इसका पूरा मैग्नीट्यूड हो गया 81 √81, 36 और 4 √121। ये कॉस अल्फा हो गया। तुम चाहो तो टैन अल्फा चेंज करके चेक कर सकते हो। इसी तरह एंगल अगर वाई एक्सिस के साथ लेना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा, तो वेलोसिटी का y ले लो, v से डिवाइड कर दो। y कितना है? 6 और मैग्नीट्यूड है √121। अब आप इसको कॉस को है ना टैन में बदल के चेक कर लीजिएगा कि कौन सा मैच करता है या नहीं करता है, देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट 19, starting from the origin at t equals to 0 with initial velocity 5 j cap, initial velocity है 5 j cap, particle moves in xy plane with constant acceleration, जो एक्सलेशन है वो है 10 i cap plus 4 j cap मीटर पर सेकेंड। at time t its coordinates are 20 मीटर and y नॉट। आपको t और y नॉट निकालना है। सीधा हम लोग पढ़े हैं s इज इक्वल्स टू ut हाफ at²। u के जगह 5t j कैप और प्लस हाफ एक्सलेशन के जगह पे 10 i कैप 4 j कैप, साथ में t², 5t j कैप प्लस 5t² i कैप और प्लस 2t² j कैप। तो x कंपोनेंट को एक जगह लिखो, 5t², ये रहा i कैप, और यहाँ है 5t प्लस 2t² j कैप। अब आप यहां पे ऐसे समझें कि ये जो आपका 5t² आया है, ये जो आपका 5t² आया है, क्या ये x कोऑर्डिनेट के बराबर है? तो 5t² इज इक्वल्स टू 20, तो यहां से t² इज इक्वल्स टू 4 आया। ये कहो कि टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। और ये जो आपका 5t प्लस 2t² आया है, ये y0 के बराबर है, एंड योर y0 इज इक्वल्स टू 5t और प्लस 2t²। टाइम की जगह पे 2 सेकेंड पुट कर दो तो ये 10 आ गया और ये 8 आ गया, 18 मीटर। तो 2 सेकेंड और 18 मीटर, 2 सेकेंड 18 मीटर, दैट बी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, 2 सेकेंड 18 मीटर, बी ऑप्शन इज देयर। आगे नेक्स्ट 20 में लिखा है अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजिशन वेक्टर कॉस ओमेगा टी आई कैप and sin omega t j cap, where omega is constant and t is time, then which of the following statement is true for the velocity and acceleration? Which of the following statement is true for the velocity and acceleration? तो वेलोसिटी के लिए सबसे पहले आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए।
कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, साथ में एक ओमेगा आई कैप, और साइन का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी, साथ में एक ओमेगा जे कैप। इसका मतलब आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ओमेगा को बाहर कर दें तो माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप और प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए डीवी बाई डी टी, तो ओमेगा तो रहा ही, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर से एक ओमेगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी और फिर से एक और ओमेगा। फिर ये अंदर वाला ओमेगा को भी बाहर निकाल लो, माइनस को भी बाहर निकाल लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप एंड साइन ओमेगा टी जे कैप। एक बात तो तय है, यहां से तुमको दिख रहा होगा, ये माइनस साइन आने से तुमको पता चल रहा होगा कि एक्सलेशन एंड आर अपोजिट। वहां माइनस साइन लगा हुआ, मतलब अगर आप एक्सलेशन और आर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो -1 आ रहा है। इसका मतलब दे आर एंटी पैरेलल। डन, एंटी पैरेलल। अब जरा वेलोसिटी और आर का डॉट प्रोडक्ट ले लो। वी और आर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी मिलके एक माइनस हो गया और दूसरा प्लस हो गया, कट के आ जाएगा 0। इसका मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर ऑन आर। आर है क्या? पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट एट डेज टाइम। अच्छा, अगर वेलोसिटी आर पे परपेंडिकुलर है और एक्सलेशन आर के साथ एंटी पैरेलल है, ये किस तरह का मोशन दिखाता है? हम आपको दिखाते हैं, एक फिगर बनाना होगा फिर आप समझ पाएंगे। उसको पूरी तरह से छिपा देते हैं। ये फिगर आप देखिए पहले। इस मोशन को पहचानिए, ये सर्कल है, ओरिजिन से ये रहा, कुछ हम वेक्टर्स बना रहे हैं, समझना जरा ध्यान से। अगर पार्टिकल यहां है तो ये है उसका रेडियस वेक्टर, ये है उसका वेलोसिटी वेक्टर, और जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करता है तो याद रखना कि ये है उसका एक्सलरेशन वेक्टर। मतलब यहां का पूरा कंडीशन जिसमें पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी आपस में 90 है, एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है, ये बताता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। V is perpendicular to R, is directed towards the origin, center origin. R is away from this, and this is the case. आगे next 21 लिखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। दो बार डिफरेंशिएट करके टाइम का वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। 22 में लिखा है पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी, इंटरेस्टिंग, v इक्वल्स टू ky I कैप प्लस kx j कैप। जनरल इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, हमेशा ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है एक्स और वाई में रिलेशन। एक्स और वाई में रिलेशन, आप यहां गौर करें, क्या मेरा के वाई वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और क्या मेरा के एक्स वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है? तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया के वाई और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया के एक्स।
इक्वेशन ऑफ पाथ बनाने का एक सिंपल मेथड है कि जो भी दिया हुआ टर्म है वहां से तरीके से एक्स के कोऑर्डिनेट्स को टाइम के फंक्शन में लाइए, वाई के कोऑर्डिनेट्स को टाइम के फंक्शन में लाइए और कुछ मैथमेटिक्स यूज करके बीच से टाइम हटा दीजिए और दोनों को रिलेट कीजिए। यही इसका कंसेप्ट है। तो क्या हम यहाँ भी एक्स को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी? दिस इज के वाई, सही है। और यहां से अगर आप dx लिखेंगे तो के वाई इंटू डी टी लिखेंगे, ठीक है, के वाई इंटू डी टी। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो x विल बी इक्वल्स टू के वाई इंटू टी आ जाएगा। एक मिनट सोच रहे हैं just। चलो अब इसको देखते हैं, ये रहने दो। यहां पे आ जाओ, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एक्स, देन dy इज इक्वल्स टू के एक्स एंड डी टी। अगर यहां हम इंटीग्रेट कर दें देन y इज इक्वल्स टू के एक्स एंड टी आ जाएगा। अब आप दोनों को डिवाइड कीजिए क्योंकि हमको t हटाना है, हमको t हटाना है। तो x बाई वाई राइट हैंड साइड में के वाई टी बाई के एक्स टी, के कट गया, टी कट गया, देन x बाई वाई इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, या यूं कहो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, या फिर जैसा ऊपर मेंशन है कहीं देखो, सी ऑप्शन देखो। इंटीग्रेशन में हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक कांस्टेंट सी यूज होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये रहा तुम्हारे पास, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ बनाने का ये तरीका है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में लिखा है a particle moving along the x-axis with its coordinate with time t, x coordinate दिया है 10 प्लस 8t minus 3t square. Another particle is moving with along the y-axis and its coordinate is given by y-axis में दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है and that is 5 minus 8t cube. t equals to 1 second, the speed of the second particle as measured in the frame of the first particle. मतलब आपको velocity of second with respect to first measure है, speed of the second particle, velocity of second with respect to first का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये आपका क्वेश्चन। ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, 8 माइनस 60 आएगा। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे 8 माइनस 6 दैट इज 2 आई कैप। ये फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी, ओके। सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी y में आ रहा है, dy बाई डी टी से आएगा, और इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो -24t स्क्वायर आ जाएगा। तो जो मेरे सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी है वो 1 सेकेंड पे -24 जे कैप आएगा। हम लोगों को फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो जो भी हमारा v2 है उसमें से v1 को माइनस करेंगे, सो इट इज -24 जे कैप एंड -2 आई कैप। लेकिन आपको इसका मॉड निकालना है, स्पीड निकालना है, मतलब मॉड निकालना है। तो रूट अंडर -24 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, रूट अंडर 576 और +4, सो इट इज रूट अंडर 580। रूट भी के साथ कंपेयर करना है तो आपके भी का वैल्यू हो जाएगा 580, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 24 मल्टीपल चॉइस है।
Starting at t equals to 0 from the origin with a speed 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional trajectory in the xy plane so that its coordinates are related by the equation. Coordinates are related by the equation y equals to x square by 2. The x and y component of its acceleration are denoted by ax and ay respectively. Then एक्सेलेरेशन एक्स और फिर एक्सेलेरेशन, मतलब पहले तो आपको एक्सेलेरेशन तक इक्वेशन लाना होगा। देखिए, जब आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए इस लेवल में, तो थोड़ा उसको है ना बहुत सिंसियरिटी से समझना पड़ता है। मैथमेटिक्स इसके अंदर ढेर सारा इन्वॉल्व होता है। ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और अगर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये पैराबोला है इन दिस वे, एंड दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का कर्व। तो ओरिजिन पे जब आप बात करेंगे ना, तो वेलोसिटी केवल एक्स में होगा, क्योंकि टेंजेंट केवल एक्स में। यहाँ पे वाई का वेलोसिटी, ओरिजिन पे वाई का वेलोसिटी कितना है? 0। उसके बाद आगे चल रहा है मोशन, कोई बात, ठीक है। अब यहां से आइए, पहले ये रिलेशन निकालिए, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। पहले एक्सेलेरेशन तक का इक्वेशन पे पहुंचते हैं। तो dy बाई डी टी इज 2 इंटू 1/2, फिर x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये 2 कट गया, देन वेलोसिटी का y विल बी इक्वल्स टू x इंटू वेलोसिटी का x। ये एक रिलेशन आया, वेलोसिटी का y विल बी इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ वेलोसिटी का x। अब आप इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करें फॉर एक्सेलेरेशन y। एक्सेलेरेशन y इज इक्वल्स टू x कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस vx कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन। तो एक्सेलेरेशन y विल बी इक्वल्स टू x इंटू, ये है एक्सेलेरेशन x, और ये वेलोसिटी x, ये भी वेलोसिटी x। तो आपका एक्सेलेरेशन y आया x इंटू एक्सेलेरेशन x और वेलोसिटी x का स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन y। अब आपको ऑप्शंस के हिसाब से चीजों को मिला जुला के एक एक करके चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है एक्सेलेरेशन x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंप्लाइज दैट, अगर एक्सेलेरेशन x का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, इंप्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट origin acceleration along y is 1। अगर हम एक्सेलेरेशन 1 लेते हैं, implies that when the particle is at origin, पार्टिकल origin पे है और एक्सेलेरेशन y में 1 है। रुको जी, इसका स्पीड दिया हुआ है 1, ओरिजिन पे स्पीड है 1। तो अभी जो मेरा एक्सेलेरेशन y आया है वो है x एक्सेलेरेशन x और प्लस vx का स्क्वायर। जब आप ओरिजिन पे बात करेंगे तो ये 0 होगा, यहाँ 1 होगा, और ये तो 1 का स्क्वायर है। तो क्या मेरा एक्सेलेरेशन y 1 आ रहा है? तो अगर आपका एक्सेलेरेशन x 1 है और पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो एक्सेलेरेशन y मेरा 1 आ रहा है। तो ए ऑप्शन इज राइट। अब आइए 2 नंबर पर, एक्सेलेरेशन x इक्वल्स टू 0, एक्सेलेरेशन x 0 implies ay equals to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ऑल टाइम। अगर एक्सेलरेशन x 0 है, तो एक्सेलरेशन y के लिए जो मेरे पास इक्वेशन है वो है x एक्सेलरेशन x और प्लस vx का स्क्वायर। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, और vx का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सो ये भी सही है। अगर एक्सेलरेशन x का वैल्यू 0 है तो ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एट ऑल टाइम्स, बिल्कुल सही। आगे आइए थर्ड,
थर्ड में लिखा है एट टी इक्वल्स टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। वो तो सही है ना, यही फिगर पे देख लीजिए ना, यही था आपका टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पार्टिकल टेंजेंट के तरफ जाएगा तो केवल एक्स के डायरेक्शन में जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। डी में आइए। ए एक्स इक्वल्स टू 0 implies that at t equals to 1 second the angle between the velocity particle velocity and the x-axis is 45। इसके सही होने के लिए हम लोगों को पहले भी वाई निकालना पड़ेगा। भी वाई यहाँ है, एक्स इंटू वी एक्स। हम लोग एक्सलेशन एक्स को 0 कर रहे हैं, टाइम को 1 सेकेंड ले रहे हैं, ओरिजिन तो ले नहीं रहे हैं, ओरिजिन पे एक्स मेरा 0 है, लेकिन टाइम जब हम 1 सेकेंड लेंगे तो पार्टिकल इज समवेयर हिज दिस पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ होगा टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। अब वहां पे भी वाई कैसे निकालें, पहले वहां एक्सलेशन निकालते हैं। अच्छा ये सही होगी। एक्सलेशन y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्सलेशन x प्लस वी एक्स का स्क्वायर। तो हम लोग देख चुके हैं ये ओरिजिन सॉरी यहाँ एक्सलेशन x हम लोग को 0 लेना है, तो एक्सलेशन y अपना आ गया है 1 और कांस्टेंट है। तो क्या हम लोग भी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिख सकते हैं। यू वाई तो 0 है, यहाँ 1 है, ये 1, तो ये भी आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देखो कि जब आप t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बात करेंगे, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जब आप बात करेंगे तो vx तो उसका 1 है ही, इवन उसका vy भी 1 ही आ रहा है। इसका मतलब कि उस समय जो मोशन करने का एंगल है tan थीटा, या यू कहो थीटा, थीटा ही बोलो, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। यहाँ देखिए ना फिगर, ये छोटा सा फिगर देखिए। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का x उतना ही होगा 1, और इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का y ये भी आ रहा है 1। तो ऑब्वियसली जो ये एंगल हम लोग लेंगे दैट इज 45 डिग्री। तो चारों का चारों ऑप्शन इसके अंदर सही है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, चारों का चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो बढ़िया, यहां तक थोड़ा सेव कर लें फिर आगे। 26 लिखा है मास ऑफ 10 kg is suspended by a rope of length 4 meter from the ceiling. A force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle of 45 with the vertical. Then F equals to, सबसे पहले तो इसका डायग्राम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। यहां से मान लीजिए रोप से बांध के कोई ब्लॉक को हैंग किया गया, लेकिन जब आप इसके मिडिल पॉइंट को ऐसे खींचना स्टार्ट करते हैं राइट की तरफ, तो रोप तो यहां नहीं रहेगा। रोप का अब नया शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, और फिर यहां से ब्लॉक ऐसे हैंग किया हुआ दिखेगा आपको। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो भाई, एक ब्लॉक है जो यहाँ पे हैंग है, और आप हॉरिजेंटल के डायरेक्शन में इसके मिड पॉइंट को पकड़ के हॉरिजेंटल के डायरेक्शन में एक एफ लगाते हैं, और स्ट्रिंग अपने वर्टिकल के साथ ऊपर वाला हाफ 45 डिग्री बनाता है। आपको एफ का वैल्यू बताना है, जबकि क्वेश्चन में मास मेंशन है 10 kg, ये 10 kg का मास है। आपको इसके वैल्यू पे एफ का वैल्यू बताना है। ठीक है, एफ का वैल्यू आपको इस पे बताना है। अब जरा गौर करो, एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम ही तुमको इसका आंसर देगा। मान लो स्ट्रिंग के अंदर इधर में एक टेंशन काम कर रहा है T1, और नीचे में एक टेंशन काम कर रहा है T2, तो ये T2 इधर ऊपर लग रहा है। मेरे इस T1 का लेफ्ट की तरफ एक कंपोनेंट आ गया, अगर ये एंगल 45 है तो इधर भी लगभग 45 ही है। ये आ गया T1 का cos 45, और ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट हो गया T1 का sin 45। अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो तुम्हारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बनता है, और नीचे की तरफ यहाँ 10 का mg मतलब 100 न्यूटन। तो जरा गौर करना, जो मेरा T2 है वो एक्चुअली 100 न्यूटन के बराबर है, और यही T2
T1 साइन 45 के बराबर है, तो T1 का वैल्यू हो गया T2 बाई साइन 45, साइन 45 1/√2 हो गया, तो 100√2, ये मेरे T1 का वैल्यू हो गया। अब जरा राइट हैंड साइड की तरफ लगने वाले इस F को देखो, क्या ये मेरा फोर्स T1 का cos 45 है? और अगर ये T1 का cos 45 है तो 100√2 का 1/√2, √2 कट गया, क्या ये फिर से मेरा फोर्स 100 न्यूटन है? तो याद रखिएगा कि आपका जो फोर्स होगा जिसको आपको अप्लाई करने से स्ट्रिंग है ना का अपर हाफ 45 डिग्री एंगल, दैट इज 100 न्यूटन, 100 न्यूटन है। तो क्वेश्चन समझ के एक डायग्राम बनाओ, छोटा सा क्वेश्चन है, बन जाए। आगे नेक्स्ट 27 में लिखा है 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m1 इक्वल्स टू 20 kg, ये है 20 kg, एंड m2 इक्वल्स टू 12 kg आर कनेक्टेड बाय ए मेटल रॉड ऑफ मास, इसका पूरा मास है, इस मेटल रॉड का पूरा मास है 8 kg। System is pulled vertically up by applying a force of 480 Newton as shown in figure. The tension at the midpoint of the rod. अच्छा, अगर हम रॉड को मिड पॉइंट से तोड़ के दो टुकड़ा कर दे तो ऊपर 4 और नीचे 4 kg होगा। तो आप ऐसे मान लीजिए ना कि आपके पास एक और एक दो ब्लॉक हो गया, दो ब्लॉक हो गया। ऊपर वाले ब्लॉक का मास, ऊपर वाले ब्लॉक का मास 20, ऊपर वाले ब्लॉक का मास 20 + 4 दैट इज 24 kg हो गया, और नीचे वाले ब्लॉक का मास 12 + 4, 12 + 4 ये हो गया 16 kg। बीच में एक स्ट्रिंग जुड़ा है, ऊपर में आप इसको एक फोर्स से खींच रहे हैं, बाकी अपना फ्री बॉडी डायग्राम है। इस 24 kg का एक नीचे की तरफ mg लगेगा, इस 16 kg का नीचे की तरफ mg लगेगा, और फिर आप सोचो कि ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, और हम लोगों को इस बीच का टेंशन फाइंड आउट करना है। ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम m1 मान ले तो ये m1g है। यहाँ पे थ्रेड का एक टेंशन है T, यही टेंशन हम लोग को निकालना है, तो यहाँ भी ये T ऊपर लग रहा है। और इसको अगर हम m2 मान ले तो इसका नीचे की तरफ का m2g है, और ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है भाई? 480। हाँ, ये है 480 न्यूटन। हम लोगों को बीच में एक हाइपोथेटिकल, जो आप ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रिंग आप माने हैं, और इस स्ट्रिंग का टेंशन निकालना इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए फॉर m1 पोर्शन क्या लिख सकते हैं? F माइनस m1g माइनस T इज इक्वल्स टू m1a, फोर्स है 480, m1 है 24 का g मतलब 240, यहाँ T इज इक्वल्स टू 24a। लेट दिस इज इक्वेशन 1 फॉर m2 पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ऊपर की तरफ लग रहा है T, नीचे लग रहा है m2g इज m2a, देन T माइनस 16 का 160 इज इक्वल्स टू 16a, दिस इज इक्वेशन 2। भाई दोनों को सॉल्व करके T निकाल दो, आंसर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करके T फाइंड आउट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले ऐड करोगे तो A मिलेगा, फिर A को एक जगह पुट कर दोगे तो T मिल जाएगा। 28 लिखा है 4 फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट P इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ F1 to F2। फ्री बॉडी डायग्राम पहले, मतलब आप फोर्सेस को थोड़ा रिजॉल्व करो। देखिए हम इसके इक्विवेलेंट में है ना, यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम बनाते हैं, सारे फोर्सेस को अपना रिजॉल्व कर करके लिए। राइट हैंड साइड की तरफ F1 काम कर रहा है, नीचे की तरफ F2 काम कर रहा है। जो 1 न्यूटन था, जो 1 न्यूटन जो 1 न्यूटन आपका 45 डिग्री एंगल पे काम कर रहा है, उसका इधर वाला कंपोनेंट 1/√2 होगा।
1 का cos 45, और उसी का ऊपर वाला कंपोनेंट भी होगा 1/√2। अब जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 न्यूटन काम कर रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 न्यूटन काम कर रहा है, ये वाला, ये भी 45 डिग्री एंगल ही बना रहा है। तो क्या उसका लेफ्ट वाला कंपोनेंट 2/√2 और फिर से ऊपर वाला कंपोनेंट 2/√2 होगा? 2/√2 का मतलब √2। अब तुम जरा गौर करो, इस फिगर पे गौर करो, इस फिगर पे गौर करो कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा F1 है वो 2/√2 माइनस 1/√2 है, दैट इज 1/√2। और जो मेरा F2 है वो 2/√2 और प्लस 1/√2 है, दैट इज 3/√2। तो आपको तो F1 और F2 का रेशियो निकालना था। हाँ, तो आपको तो F1 और F2 का रेशियो निकालना, F1 और F2 का रेशियो, तो 1/√2 और 3/√2, दैट इज 1:3। तो x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, छोटा सा डायग्राम, ये सब क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए कभी। आराम से बनाइए और ध्यान से आंसर लिखिए। 29 लिखा है, सिस्टम ऑफ 10 balls each of mass 2 kg are connected by a massless and stretchable string. The system is allowed to slip over the edge of a smooth table as shown in figure. Tension on the string between the 7th and 8th ball is when 6th ball just leaves the table. इसका एक अपना एक फिगर बनाना पड़ेगा, उस फिगर से नहीं होगा। सिक्स्थ बॉल लिप्स द टेबल, मतलब सिक्स्थ बॉल यहां है। When sixth ball just lips the table, ये सिक्स्थ बॉल। तो इसके नीचे आपको फिफ्थ मिलेगा, फोर्थ मिलेगा, थर्ड, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, इतना बॉल मिलेगा। ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें हमको ज्यादा कुछ बताना नहीं है, दे ऑल आर कनेक्टेड। अब इधर कौन है सिक्स के बाद? तो इधर होगा हम लोग का सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सब भी आपस में कनेक्टेड है। और फाइनली यहाँ एक बीच में पुली लग के ये भी कनेक्टेड, यही सिस्टम। ये है मेरा सेवेंथ, ये है एट्थ, ठीक है, यहाँ है नाइन्थ और ये है टेंथ। ऑब्वियसली ज्यादा मास नीचे है, ज्यादा मास नीचे होने की वजह से ये नीचे की तरफ एक्सलरेट हो रहा है और उसी एक्सलेशन से ये आगे बढ़ रहा है। अगर आपको वो एक्सलेशन फाइंड आउट, सबसे पहले तो एक्सलेशन ही फाइंड आउट करना है। तो पूरा हैंगिंग मास 6 mg है, ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ हम एक बार में ड्रॉ कर दे अगर तो नीचे वाला मास 6 mg है। तो एक्सलेशन हो जाएगा 6 mg, यही नेट फोर्स है, और नीचे होगा 10 m, सो इट इज 3g/5, ये एक्सलेशन है। अब अगर आपको सेवेंथ और एट्थ बॉल के बीच का टेंशन चाहिए, सेवेंथ और एट्थ, तो यहां का ये टेंशन फाइंड आउट करना है, ये टेंशन आपको निकालना है। तो जरा सोचो कि लेफ्ट वाले 3 बॉल को आगे की तरफ एक्सलरेट करना है, लेफ्ट वाले 3 बॉल को 8, 9, 10, यहां पे एक फिगर बना दे। 8, 9, 10 बॉल है, 8 है, 9 है, 8th है, 9th है और 10th बॉल है।
इसको आगे की तरफ एक्सलरेट करने के लिए जो टेंशन एग्जिस्ट करेगा वही ना 7 और 8 के बीच का टेंशन होगा। ये 7th है। इसका राइट की तरफ का आपको एक्सलेशन मिल चुका है, कितना मिला है भाई? तो 3g/5, 3g/5। तो सीधा लिख सकते हैं क्या, T इज इक्वल्स टू 3 बॉल का मास इंटू एक्सलेशन 3m, और यहां पे है 3g/5, सो इट इज 9mg/5, 9mg/5। मास है 2 kg, मास है 2 kg, जी का वैल्यू है 10 और नीचे है 5। 5 से ये कटा 2 बार में, 9×4 = 36, 36 न्यूटन, 36 न्यूटन। ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास। तो क्वेश्चन को जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे बनाते जाना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। 30 में लिखा है ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज केप्ट स्टेशनरी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बाय अप्लाइंग अ मिनिमम हॉरिजेंटल फोर्स F इज √x एज शोन इन फिगर। मिनिमम, याद रखना, मिनिमम एज शोन इन फिगर। द वैल्यू ऑफ एक्सेस, पहले तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, वहीं से सब कुछ फिर आगे बढ़ेगा। ये जो फोर्स इस पे काम कर रहा है, इस फोर्स का एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा। वैसे एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी होगा, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन फ्रिक्शन है नहीं, इसलिए इधर सोचने का ज्यादा जरूरत है नहीं। साथ में नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो mg का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ इसको खींचेगा। अगर तुमसे कोई नॉर्मल का बात करता तो आप इस डायरेक्शन में भी नॉर्मल बना लेते, लेकिन ऐसा कोई डिस्कशन है नहीं। अब अगर देखिए, अगर ये mg है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 होगा। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट mg का cos 60 हो गया, और ये वाला कंपोनेंट mg का sin 60 हो गया। डन। F लग रहा है राइट की तरफ, तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 होगा। तो F का ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया F का cos 60, और अगर इधर वाला कोई कंपोनेंट हमसे पूछता तो होता F का sin 60, लेकिन उसका जरूरत है नहीं, और इधर लग रहा है नॉर्मल। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक के इक्विलिब्रियम का एक ही कंडीशन बनता है कि जो ऊपर की तरफ का F cos 60 है, वो ब्लॉक के mg sin 60 को बैलेंस करे। mg sin 60 को बैलेंस करे। तो आपके पास F का वैल्यू है √x, cos 60 हो गया 1/2, mg 200 ग्राम का 0.2, g का वैल्यू 10, sin 60 इज √3/2। टू √3, देन √x इज इक्वल टू √4 अंदर 12, तो x का वैल्यू है 12, x का वैल्यू है 12। ठीक है, 12।